नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्मारक डाक टिकट और सिक्के को भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आज से प्रभावी होगा। यह समझौता 10 मार्च 2024 को हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद आज से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अगले 15 साल में $100 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। चेन्नई स्थित आयन और थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर कल बड़ा हादसा हो गया। हादसे में असम के 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक सोमवार 29 सितंबर को शुरू हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल शाम नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब सीएम ने अमित शाह को राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने आपदा राहत और पुनर्वास के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी मांग की। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता, दिल्ली के पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों यानी कि राष्ट्रपति की घरेलू घुड़सवार सेना और निजी टुकड़ियों को चांदी की ट्रम्पेट और ट्रम्पेट के ध्वज से सम्मानित किया। समारोह की शोभा एक भव्य घुड़सवार परेड ने बढ़ाई, जिसे राष्ट्रपति ने स्वयं रिव्यू किया। अंगरक्षकों ने अपने अद्वितीय घुड़सवारी कौशल से रोमांचक शो जंपिंग का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। नवरात्रि के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्त जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां भक्ति और सजावट का अनोखा संगम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने मां की भव्य आराधना की। माता के जयकारे से माहौल पूरा भक्तिमय हो उठा। प्रयागराज में महानवमी के मौके पर आलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। जय माता दी के जयकारे, मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से भक्तिमय बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देवी कन्या का परमेश्वरी को सजाने के लिए 5 करोड़ रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मां को सजाने के लिए 7 किलोग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महानवमी पर शालीमार बाग में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में कन्या पूजन किया। नवरात्रि की महाअष्टमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीआर पार्क स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर परिसर बंगाली समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। सीआर पार्क में पीएम मोदी एक पूजा पंडाल में भी गए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री स्वयं नवरात्र के दौरान विधि पूर्वक शक्ति की उपासना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मेन मार्केट में 26 सालों से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, मगर इस साल की पूजा कुछ खास है। इस साल यहां के पुरोहित महिलाएं हैं। ये महिला पुजारी बंगाल से आई हैं और पारंपरिक विधि विधान से पूजा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कोलकाता के विभिन्न इलाकों में अलग अलग थीमों पर आधारित पूजा पंडालों में पूजा अर्चना की जा रही है। लेह शहर में कर्फ्यू से राहत मिलने के बाद लोग अपने अपने कामकाज पर निकल रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। लद्दाख प्रशासन ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों पर स्पष्टीकरण दिया है। लद्दाख प्रशासन ने कहा है कि सोनम वांगचुक समेत कुछ व्यक्तियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित है। इसमें किसी तरह की प्रताड़ना या पक्षपात नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से डीप फेक वीडियो अलर्ट जारी किया गया है। लद्दाख के डीजीपी का एक डिजिटल रूप से बदला हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को भारतीय रक्षा मंत्री के आदेश पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया था। फैक्ट चेक के बाद पीआईबी ने बताया कि लद्दाख के डीजीपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इसके साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से ऐसे एआई से बने वीडियो से सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री रक्षा लेखा महानियंत्रक की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए प्रकाशनों की एक श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं मिलकर काम करती हैं तो उनकी साझी ताकत कितनी बढ़ जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और एकीकरण को और बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नई प्रणालियों का निर्माण करते समय तीनों सेनाओं को एक दूसरे की चुनौतियों का सम्मान करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि टीबी मुक्त भारत सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से कल नई दिल्ली में भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के फार्मा निर्यात अभी $27.8 बिलियन का है। इस वर्ष के अंत तक इसके $30 बिलियन के पार जाने की संभावना। बेंगलुरु में खराब सड़कों और बस किराए में बढ़ोतरी पर कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून के पटेल नगर में अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। धामी ने कहा, प्रदेश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय विकास के लिए पूर्वोदय योजना के तहत धनराशि की मांग की। मंगलवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और डीजीएफएमएस ने रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक विशेष महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लेट्स टॉक का आयोजन किया। इस अवसर पर आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक वाइस एडमिरल आरती सरी ने कहा कि जनभागीदारी महिलाओं में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना भी बेहद अहम है।
जुबीन गर्ग मौत मामले में श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को असम पुलिस ने सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें गुवाहाटी लाया गया है। श्याम कानू महंत सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक थे, जो गायक जुबीन गर्ग को इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ले गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोजपुर में 77 पंचायत सरकार भवनों और विवाह भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। आज भी बहुत हल्की बारिश की संभावना है। कर्नाटक के विजयपुरा में लगातार भारी बारिश से भीमा नदी उफान पर है। इससे भीमा नदी के करीब स्थित इलाके जलमग्न हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। इस बीच जोहो फाउंडर ने कहा कि कंपनी के सभी उत्पाद स्थानीय स्तर पर विकसित किए जाते हैं और दुनिया भर से होने वाली आय पर भारत में कर चुकाया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में गन्ना अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर एक समर्पित टीम की जाएगी गठित। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के 3 सिद्धांतों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी क्षमताओं, सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को मजबूत बना रहा है। केंद्रीय मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की उपलब्धि हासिल की। प्रहलाद जोशी ने कंपनियों से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का आग्रह किया, जिससे तेल आयात कम होगा और उत्सर्जन में कमी आएगी। वहीं इस कदम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत के पशुपालन क्षेत्र ने 12.77% की प्रभावशाली CAGR दर्ज की है, जो कि GVA में 31% और देश की अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान देता है। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत की पहचान आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में होती है, जिसका वार्षिक उत्पादन 239 मिलियन टन है और ये वैश्विक उत्पादन में लगभग 1/4 का योगदान देता है। इसके अलावा भारत अंडों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। वित्त मंत्रालय ने NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना चुनने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई। वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि यूपीएस में हाल ही में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जिसमें स्विच विकल्प, इस्तीफा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लाभ एवं कर छूट शामिल हैं। आरबीआई ने देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया। इसमें केंद्र सरकार के 3 नामित सदस्य शामिल होंगे। इस पैनल की अध्यक्षता गवर्नर खुद करेंगे। आरबीआई ने PSLN लक्ष्य और वर्गीकरण पर कुछ निर्देशों का पालन न करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए सख्त नियमों का ऐलान किया है और ये नियम आज से प्रभावी होंगे। सेबी ने नए नियमों के तहत डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पोजीशन लिमिट को सख्त किया है। साथ साथ बैन में गए स्टॉक की पोजीशन के लिए नियमों में संशोधन और मॉनिटरिंग को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अगस्त के अंत तक वार्षिक लक्ष्य का 38.1% रहा।
दिल्ली हवाई अड्डे पर आज से विदेशी यात्रियों के लिए ई अराइवल कार्ड सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी आगमन जानकारी ऑनलाइन भरने की अनुमति देगी। एयर इंडिया और एयरबस ने हरियाणा में की एक संयुक्त पायलट प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना। ये A320 और A350 परिवार के विमान पायलटों को प्रशिक्षित करेगी। लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट ने सामान्य मूल्य वृद्धि लागू करने की घोषणा की, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। ब्लू डार्ट का कहना है कि औसतन शिपमेंट मूल्य में 9% से 12% तक की वृद्धि की जाएगी। ये वृद्धि उत्पाद की विविधताओं और ग्राहक शिपिंग प्रोफाइल पर निर्भर करेगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 10 स्पेक्ट्रम बैंड में 12,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक रेडियो तरंगों की नीलामी के बारे में कीमत तय करने और नियम बनाने पर विचार के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। आईसीआईसीआई बैंक को महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत जीएसटी के तहत कम भुगतान के लिए 216.27 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगले दशक में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। तो वहीं अगर औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र तेजी से बढ़ते हैं तो ये वृद्धि दर और अधिक बढ़ सकती है। साउथ कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी भारतीय इकाई में आईपीओ के जरिए 15% हिस्सेदारी की बिक्री करने की घोषणा की। फिलीपींस में मंगलवार को 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी। भूकंप इतना तेज था कि इससे कई इमारतें ढह गईं, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बोगो शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। पाकिस्तान के क्वेटा में सेना मुख्यालय के पास हुआ आत्मघाती बम विस्फोट। इस हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, 33 अन्य घायल। प्रांतीय मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने कहा है कि बम विस्फोट के बाद कई बंदूकधारियों ने मुख्यालय पर धावा बोल दिया, जिससे अर्धसैनिक बल के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में अर्धसैनिक बल के जवान भी शामिल हैं, लेकिन उनकी सही संख्या अभी ज्ञात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन ने महीनों की बातचीत के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय $50 करोड़ का भुगतान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के कैंसर रिसर्च को तेज करने के लिए एआई उपयोग हेतु एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से रिसर्च में निवेश को दोगुना किया जाएगा। ट्रंप के इस आदेश को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाधारण क्षमता का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दनीप्रो में रूसी ड्रोन से किए गए हमले के बाद बचाव दल और सभी आपातकालीन सेवाएं राहत कार्य में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन दहाड़े किया गया एक बेशर्मी वाला हमला है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और ज्यादा कड़ा होना चाहिए और यूरोप में हम सभी को रूसी ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ एक विश्वसनीय रक्षा प्रणाली बनानी होगी, ताकि कोई भी देश इस खतरे के खिलाफ अकेला न खड़ा हो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की एक सैन्य अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को युद्ध अपराध, देशद्रोह और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में मौत की सजा सुनाई। अदालत ने जोसेफ कबीला को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो पीड़ितों और राज्य को दिया जाएगा। कबीला पर आरोप है कि उन्होंने रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों को देश के पूर्वी प्रांतों में हिंसा फैलाने में मदद की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सैकड़ों शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर नए नियमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सैनिकों के लिए शारीरिक फिटनेस के पुरुष स्तरीय मानक लागू होंगे। हेगसेथ ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति केवल योग्यता और क्षमता के आधार पर होगी। उन्होंने चेतावनी दी, जो अधिकारी इन नए नियमों से सहमत नहीं है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये कदम सेना में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा ने रूस के साथ एक रणनीतिक सहयोग संधि को मंजूरी दी। इस संधि का उद्देश्य ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपने उच्च स्तरीय संबंधों को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में सशस्त्र गिरोहों से निपटने के लिए 15 महीने पुराने, कम वित्त पोषित और कम कर्मचारियों वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के आकार को दोगुने से भी ज्यादा करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति जताई है। फ्रांस में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत नाथी मथेथवा पेरिस के पश्चिम में स्थित एक ऊंची टावर हयात रीजेंसी होटल के नीचे मृत पाए गए। पेरिस अभियोजक कार्यालय ने कहा है कि मौत की घटना की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि राजदूत नाथी मथेथवा की पत्नी ने सोमवार शाम को उनके लापता होने की सूचना दी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप का आगाज शानदार अंदाज में किया और उद्घाटन मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात देकर टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अपने नाम किया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत की जीत की हीरो रही दीप्ति शर्मा और अमनजोत, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही दम दिखाया। महिला विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ अमनजोत ने वनडे में अपना पहला अर्धशतक लगाया, तो वहीं दीप्ति शर्मा ने भी अपना 16वां वनडे अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। भारत ने निर्धारित 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। डीएलएस नियम के आधार पर श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई और मैच 59 रन से भारत के नाम रहा। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच के दौरान वे वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बन गई। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के नायक युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शिष्टाचार भेंट की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तिलक वर्मा को सम्मानित किया और एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने में उनकी अहम भूमिका की सराहना की। क्रिकेटर तिलक वर्मा ने मुख्यमंत्री को एक क्रिकेट बैट भी भेंट किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 प्रतिस्पर्धा में 5वें प्रयास में 71.37 मीटर का नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये उनकी लगातार तीसरी विश्व चैंपियनशिप जीत है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पैरा एथलीट संदीप सिंह ने रोमांचक मुकाबले में 62.82 मीटर का थ्रो करके भारत को दूसरा स्वर्ण दिलाया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित और संदीप की उपलब्धियों से कुल 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। ISSF जूनियर विश्व कप में ईशा अनिल टकसाले और हिमांशु ने शंभवी क्षीरसागर और नारायण परब को हराकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीता। ISSF जूनियर विश्व कप में विनय प्रताप चंद्रावत ने पुरुष ट्रैप वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया और इस तरह भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप में 23 पदकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत ने कुल 7 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में चल रही 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के 100 मीटर फ्री स्टाइल में श्रीहरि नटराज ने कांस्य पदक जीता। ये उनका 5वां पदक था। बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल की शानदार प्रस्तुति से 14वें महिला विश्व कप का यहां ACA बरसापारा स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ, जहां असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप फाइनल के बाद हुए विवाद और भारतीय टीम को ट्रॉफी न सौंपने के ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।